बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में दो ख़बरें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी हैं। अब एक जो ख़बर है जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर अब तक वकला की जानिब से जो दलाइल दिए गए हैं, उन दलाइल की रोशनी में जो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब की सरबराही में 8 रुकनी आइनी बेंच है, वो किस नुक्ते पर गौर कर रहा है और उस नुक्ते के हवाले से साबिक़ जो चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी सुप्रीम कोर्ट के बेंच में वापसी से मुतल्लिक़ क्या मामला है। दूसरी ख़बर, जो इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ या इमरान खान के फ़ैसले पर तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रिजू करना, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सियासी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। एक तो नाज़रीन आपको बता दें कि मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जो रिपोर्ट किया गया है, रात गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का, जिसमें स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली असद कैसर, सलमान अकरम राजा, सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर, रात गए PTI की इस क़यादत का जो इजलास हुआ है, इस इजलास के बाद वाइडली नेशनल मीडिया पे ये रिपोर्ट हो रहा है कि आज 3 बजे KP असम्बली का जो इजलास है, वो इजलास बुला लिया गया है। अब इस इजलास में एक तो मामला ये होगा कि जो इल्ज़ामात लगे हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, एक तो उन इल्ज़ामात का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि असम्बली भी मौजूद है और अभी तक काबीना भी मौजूद है। और जो गंडापुर साहब हैं, उनका जो इस्तीफ़ा है जो कि गवर्नर को भिजवाया गया था, अली मीन गंडापुर का वो इस्तीफ़ा मौमा बन चुका है और गंडापुर साहब अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करने के बाद डेरा इस्माइल ख़ान पहुंच चुके हैं और DI ख़ान में अली मीन गंडापुर का बड़ा पुरतपाक गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया और वहाँ पे नारे भी लगाए गए अली मीन गंडापुर के हक़ में। वो कौन सा नारा होता है कि बेशुमार बेशुमार, वो वाला नारा लगाया गया। अब एक तो आज जो 3 बजे इजलास होना है, जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो हो सकता है कि KP असम्बली का इजलास शुरू हो चुका हो। इस इजलास में एक तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की भड़ास निकाली जाएगी, दूसरा ये है कि गंडापुर साहब के इस्तीफ़े के बाद जो सियासी सूरत हाल है उसमें क्या किया जाए। एक तो ये है कि दोबारा से नया इस्तीफ़ा भिजवाया जाए, लेकिन सवाल है कि क्या अली मीन गंडापुर, जो कहा जा रहा है कि हाथ से लिखा इस्तीफ़ा अली मीन गंडापुर का, दोबारा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाने का ऑप्शन मौजूद है। और दूसरा ये है, जिस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज के KP असम्बली के इस इजलास में जो वज़ीर आला साहब हैं, उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना करके डेडलॉक पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, तो क्यों ना अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाए। और वो तहरीक अदम एतमाद, उसके लिए वैसे असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी नहीं है, वो तो आप असम्बली के सेक्रेटेरिएट में भी जमा करवा सकते हैं और वो तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद फिर उसको इजलास में टेकअप किया जाता है। लेकिन हो सकता है कि आज असम्बली सेक्रेटेरिएट में ये तहरीक अदम एतमाद, जिस पर सिग्नेचर से मुतल्लिक़ भी रात गए चहमुगुइयाँ की जा रही थी कि सिग्नेचर लिए जा रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए, अगर आज ये पेश होती है तो फिर फर्दर इसका एक प्रोसेस है, उसमें कुछ दिन लग सकते हैं। जिन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद लेके आनी है, उसके साथ साथ जो असम्बली के जो अरकान हैं, उन्हें एक मुनासिब वक्त मिलना चाहिए इस सारे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जल्दबाजी में सारा प्रोसेस नहीं हो सकता। तो देखते हैं आज KP असम्बली में क्या सियासी तमाशा लगता है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या जवाब ऐवान से दिया जाता है। अब आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी दो ख़बरें हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला किया पिछले दिनों कि जो अचकज़ई साहब हैं वो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर होंगे, नामज़द कर दिया कि आप जाके नाम स्पीकर चैम्बर में जमा करवा दें। इसी तरीके से राजा नासिर अब्बास साहब का नाम दिया गया कि वो भी आप जाके सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दें। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब ये नाम वहाँ पे सबमिट नॉमिनेशन कर दी जाएंगी तो फिर उसके बाद स्पीकर ने और सेनेट के जो चेयरमैन हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करना है
लेकिन इसी के पैरेलल बैरिस्टर गौर साहब ने एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में गुजारी है उमर अय्यूब की तरफ से और शिबली फराज की तरफ से, जिसमें पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब का ये कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उमर अय्यूब को और शिबली फराज साहब को डी नोटिफाई करके डिस्क्वालीफाई करार दे के, जो कि किसी रेफरेंस पे स्पीकर की जानिब से किसी रेफरेंस के ऊपर फैसला नहीं किया गया, तो लिहाजा ये यकतरफा तौर पे फैसला है। और उस दरख्वास्त में बैरिस्टर गौर अली ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि आप फौरी तौर पे इस दरख्वास्त को टेकअप करें समाअत के लिए, और 13 अक्टूबर से जो अदालती हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें किसी दिन भी आप केस की समाअत मुकर्रर करके पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ हमें हुक्म इम्तना दें। यानी इस हुक्म इम्तना का मतलब ये है कि जो एक प्रोसेस शुरू होने जा रहा है नए अपोजिशन लीडर का सेनेट और कौमी असम्बली में, जब सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना मांगा जाएगा और अगर वो हुक्म इम्तना मिलता है तो इस सूरत में जो अचकज़ई साहब हैं और राजा नासिर अब्बास साहब के जो अपोजिशन लीडर के तौर पे तैनाती का जो प्रोसेस है वो भी रुक जाएगा। तो देखते हैं, बैरिस्टर गौर साहब ने यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में गुजार दी है और 13 अक्टूबर से जो अदालती हफ्ता पीर के दिन से शुरू होने जा रहा है, गौर साहब ने दरख्वास्त की है कि इस हफ्ते में किसी दिन लगा कि आप फौरी तौर पे तो हुक्म इम्तना दे दें और दोनों को आप बहाल करें, रुकने असम्बली पर भी और सेनेट की सीट पे भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये अख्तियार नहीं था। अब नाज़रीन आते हैं जो 26वीं आईनी तरमीम का जो मुकदमा, जिसमें जो अदालती समाअत अदालती कार्रवाई जो है बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। और आपके नॉलेज में है कि जो आखिरी दलाइल देने का आगाज़ किया गया आबिद ज़ुबैरी साहब की तरफ से, उनके दलाइल पीर के दिन दोबारा से वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। और ज़ुबैरी साहब के दलाइल से पहले एक तो लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, और लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद जो बेंच पे एतराज़ है कि बड़ा बेंच बनाएं, तो बेंच पर एतराज़ के हवाले से और फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से हामिद खान साहब और मुनीर मलिक साहब की जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी इसी नुक्ते पे दलाइल देने हैं कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए। अब इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन अब तक जो दलाइल पेश किए गए हैं, अदालत की तरफ से बार बार सवाल यही किया गया है कि आर्टिकल 191A को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कैसे नज़रअंदाज करते हैं जब आइनी बेंच तख्लीक़ी आर्टिकल 191A के तहत है। अब इनडायरेक्टली जो है जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जितने भी दरख्वास्त गुज़ारान अदालत में मौजूद हैं, वो दरअसल रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, मुँह से तो नहीं कह रहे, दलाइल से तो नहीं कह रहे, रिक्वेस्ट ये है कि आप आइनी तरमीम को सस्पेंड करके इस मुकदमे की समाअत करें। ज़ाहिर सी बात है कि जब आइनी तरमीम सस्पेंड होगी तो सस्पेंड होने की सूरत में जो 21-22 अक्टूबर वाली जो सूरत हाल है, 26वीं आइनी तरमीम से पहले वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अदालती जो फ़ैसले हैं, अदालती जो फ़ैसलों की जो नज़ाइर हैं वो ये बताती हैं कि आइनी तरमीम तो दरकिनार, किसी कानून का कोई सिंगल जो आर्टिकल है वो भी आप सस्पेंड नहीं कर सकते, आप उसका जुडिशियल रिव्यू करने के बाद उसको कलअदम करार ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन माजी की हमने मिसालें देखी कि जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो उनकी तरफ से जब एक ऑडियो लीक कमीशन बना काजी फैसल साहब की सरबराही में, और उस ऑडियो लीक कमीशन ने उस ऑडियो की इंक्वायरी भी करनी थी जो उमरता बंदयाल साहब की अपनी खुश दामन उनकी सास से मुतल्लिका जो ऑडियो थी उसकी इंक्वायरी भी करना थी। तो बंदयाल साहब उस बेंच में बैठे, 5 रुकनी बेंच को उन्होंने सरबराही की, उसको हेड किया, और फिर ऑडियो लीक कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया गया। सिर्फ ये नहीं कि उमरता बंदयाल साहब अपने मामले से जुड़े बेंच की उन्होंने सरबराही की, बल्कि जब पार्लियामेंट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया गया जिसमें चीफ जस्टिस के अख्तियारात को रेगुलेट किया गया था, जिसमें बंदयाल साहब बराह रास्त मुतासरा फरीक थे, उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ख़िलाफ़ भी जो दरख्वास्तें आई थीं, उन दरख्वास्तों पर तश्कील दिए गए बेंच को भी उमरता बंदयाल साहब ने हेड किया था। ना सिर्फ बेंच को हेड किया था बल्कि जो कानून बना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसको मुअत्तल करके, सस्पेंड करके फिर उस केस को समाअत के लिए लगाया ही नहीं गया था।
ना सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को समाअत के लिए दोबारा नहीं लगाया गया, ज़ेर इल्तवा में डाल दिया गया। जो आइडियल लीग कमीशन था उस पर भी हुक्म इम्तना दे के उस केस को भी इल्तवा में डाल दिया गया था। दोबारा वो केस बंदयाल साहब ने फिर सुना नहीं था। उनकी रिटायरमेंट के बाद फिर ये केसेस या तो काजी फैसल साहब ने सुना या फिर आईनी बेंच ने आइडियल लीग कमीशन वाला केस सुना। अब नाज़रीन, अब तक जो दलाइल दिए गए हैं, अदालत वकला से ये कह रही है कि हमें रास्ता दिखाएं कि कैसे जो आप कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो सूरत हाल थी, जो जजेस मौजूद थे, उन जजेस पर मुश्तमिल कैसे बेंच बना दें, हमें आप रास्ता दिखाएं। अब नाज़रीन, जो वकला ने दलाइल दिए हैं, वकला तो दरअसल अपने दलाइल में ये कह रहे हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाली सूरत हाल है, आप क्लॉक को रिवर्स करें। क्लॉक को आप रिवर्स करें 21-22 अक्टूबर की जगह पे या 20 अक्टूबर की जगह पे, जब तक ये 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से पास नहीं की गई थी। अब ये जो वकला की दलील है, चाहे हामिद खान साहब की है, चाहे हमारे बुज़ुर्ग वकील मुनीर मलिक साहब की है, उनका बड़ा एहतराम है मेरे लिए, या आबिद ज़ुबैरी साहब का ये मौक़िफ़ है। अब अगर 20 अक्टूबर की सूरत हाल पर यह बेंच चले जाता है, फ़र्ज़ करें चले जाता है, तो 20 अक्टूबर को तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, तो क्या 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त गुज़ारान हैं, अगर क्लॉक को रिवर्स करना चाहते हैं, क्या वो इस बात को फिर एक्सेप्ट करेंगे कि काजी फाइज ईसा बेंच की सरबराही करें? उस वक्त जो जजेस मौजूद थे 26वीं आईनी तरमीम के पास होने से पहले, तो उसमें तो काजी फाइज साहब भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। लेकिन चलें, अगर ये दलील आ जाती है कि नहीं जी, हमने तो 16 जजेस का बेंच बनवाना है, काजी साहब तो रिटायर हो गए थे, हालांकि 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के 3-4 दिन बाद भी काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। लेकिन चलें, अगर एतराज़ के ऊपर ये मान लिया जाए कि वो रिटायर हो चुके हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद आप जाते हैं उसी पोजीशन पे 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर वाली पोजीशन पे, तो चीफ जस्टिस कौन होगा? 26वीं आईनी तरमीम के तो आप पीछे चले गए ना। पीछे जाने से ना तो काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस रहे और ना अभी याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का हेड कौन होगा? अच्छा, इस पे कह सकते हैं कि चूँकि सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो काजी साहब के बाद मंसूर शाह साहब हैं, तो मंसूर शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे। तो फिर बात यह है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम के पास होने की पहले वाली पोजीशन पे आप जाते हैं, यानी 25वीं आईनी तरमीम वाली पोजीशन तक आप जाते हैं, तो उस सूरत में तो फिर चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब बनेंगे। तो मंसूर शाह साहब उस बेंच में कैसे बैठ सकते हैं जिसके फिर वो बेनिफिशरी हो जाएंगे? जब आप रिवर्स जा रहे हैं, उस क्लॉक को रिवर्स करने का फ़ायदा उसके बेनिफिशरी तो मंसूर शाह साहब होंगे, उनको आप बेंच में कैसे शामिल करेंगे? और अगर 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनाया गया जो आईनी बेंच है, उसमें अगर ये कहा जाता है कि वो पहले वाले जो 8 जजेस बाकी रहते हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, तो मुनीब अख्तर साहब और मंसूर शाह साहब मुतासरा हैं, और जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो बेनिफिशरी हैं, उनको आप कैसे बिठा सकते हैं? लेकिन एक दलील और भी दी जाती है। ये मैं मुख्तलिफ जो पहलू हैं, अब तक जो दलाइल दिए गए हैं, उससे जो मुख्तलिफ पहलू निकल रहे हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और खिदमत में पेश करने का मकसद ये है कि जो दलाइल दिए गए हैं, उन दलाइल से अभी तक कोई रास्ता नहीं बन सका कि वो पहले वाले जजेस जो हैं उनको कैसे शामिल किया जाए। जो बेनिफिशरी की बात की जाती है कि जो आईनी बेंच बैठा 8 रुकनी, ये तो बेनिफिशरी है भैया, अगर ये बेनिफिशरी है फिर तो ये भी नहीं बैठ सकता। और अगर ये 8 रुकनी बेनिफिशरी है तो जस्टिस अकील अब्बासी साहब वो भी तो आईनी बेंच के लिए नॉमिनेटेड हैं, वो भी नहीं बैठ सकते। तो ये 8 ये हैं, एक अकील अब्बासी साहब इसमें शामिल कर लें, तो पहले वाले जो 16 जजेस हैं, उन पहले वाले 16 जजेस में से अगर आप ये 9 निकाल दें अकील अब्बासी साहब को शामिल करके, तो पीछे कितने बचते हैं? पीछे फिर आपके पास जज जो है वो 7 बच जाते हैं, क्योंकि 9 तो फिर हुकूमती 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हो गए, और 7 जो हैं वैसे इफेक्टिव बनते हैं। लेकिन चलें, आप उनको इफेक्टिव ना लें, लेकिन उनमें आप ये देखें जो डायरेक्ट बेनिफिशरी और इफेक्टिव हैं वो तो मुनीब अख्तर साहब, मंसूर शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब हैं। इन 7 में से जब आप 3 निकालेंगे तो पीछे क्या बचते हैं? पीछे फिर 4 जज रह जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक एटलीस्ट जो आईनी इंटरप्रटेशन या लीगल इंटरप्रटेशन के जो केसेस हैं उस पर 5 रुकनी बेंच बनेगा। आपके पास सिर्फ 4 जज बाकी रह जाते हैं।
अब उसमें जो जैसे शाहिद वहीद साहब हैं, बाकी चारों में जिसमें अथर मिनल्ला साहब हैं, शाहिद वहीद साहब हैं, जिसमें इरफान सादिक खान साहब हैं, जिसमें जैसे शहजाद मलिक साहब हैं, तो शाहिद वहीद साहब भी अफेक्टी हैं 26वीं आईनी तरमीम के, क्योंकि पहले जो एक डेफिनेट उनका एक एक्सपेक्टेशन बन चुकी थी कि 26वीं आईनी तरमीम अगर पास ना होती तो वो 2031 में जाके जो शाहिद वहीद साहब हैं उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद पैनल जाना है, तो जब शाहिद वहीद साहब का जब चीफ जस्टिस बनने का वक्त आएगा तो उनका अकेले का नाम नहीं होगा नोटिफिकेशन के लिए, बल्कि 3 नाम कंसिडर होंगे चीफ जस्टिस के लिए, जिसमें शाहिद वहीद साहब का नाम भी होगा और उनके साथ 2 और सीनियर जजेस के नाम भी होंगे। तो एक तरीके से तो फिर शाहिद वहीद साहब भी अफेक्टिंग हैं, वो भी अगर बाकी जो 4 जजेस बनते हैं उसमें वो भी मुतासर हैं, वो भी निकल जाएं, उनको भी निकाला जाएगा। फिर पीछे तो फिर 3 जज रह जाते हैं, जिसमें अथर मिनल्ला साहब सीनियर जज हैं, जिसमें जैसे शहजाद मलिक साहब अपना इरफान सादिक खान साहब हैं दूसरे जज, और तीसरे जज जो हैं वो जैसे शहजाद मलिक साहब हैं। तो ये सिर्फ 3 जज पीछे बचते हैं, और ये जो 3 जजों का पीछे बचना है ये इत्तफाक आप कह लें कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस की जो समाअत करने वाला जो बेंच है उसकी सरबराही जस्टिस अथर मिनल्ला साहब कर रहे हैं। उस बेंच में जस्टिस इरफान सादिक खान साहब हैं और उस बेंच में जस्टिस शहजाद मलिक साहब हैं। और फिर यहाँ पे जो बात की जाती है वो एक दलील बिल्कुल ठीक है कि 26वीं आईनी तरमीम बेशक पास हो चुकी है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बावजूद जो फुल कोर्ट बनाने का अख्तियार है वो चीफ जस्टिस के पास या जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके पास ये अख्तियार मौजूद है। ये दलील वकला की ठीक है कि फुल कोर्ट बन सकता है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ये फुल कोर्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जिसमें याहिया अफरीदी साहब हैं, अफरीदी साहब हैं, मंसूर शाह साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, ये जो फुल कोर्ट बनाएगा ये मुकदमा कौन सा सुनेगा? ये फुल कोर्ट फिर ये 26वीं तरमीम वाला मुकदमा नहीं सुन सकता, ये तो फिर सुनेगा मुकदमा कोई प्रॉपर्टी का, जायदाद के तनाज़े का, कोई क्रिमिनल केस, कोई कंपनी केस, कोई टैक्स से जुड़ा केस। ये तो फिर फुल कोर्ट जो है इस नोयत का मुकदमा सुन सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है आर्टिकल 190A में कि जो भी आर्टिकल 184(3) या इंटरप्रिटेशन के जितने भी केसेस हैं, चाहे वो लॉ के इंटरप्रिटेशन है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, वो आईनी बेंच ही सुनेगा। तो नाज़रीन, जो अब तक दलाइल दिए गए हैं उन दलाइल के बाद तो फिर सूरत ये बनती है कि कौन सा बेंच बनेगा, कैसे बनेगा, उसमें कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो व्लॉग हमने किया है यह आपके लिए काफ़ी इंटरटेन करने वाला होगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।